नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसकी दो वीडियो पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई है ना, सिंचाई में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्या होती है ना, सिंचाई की क्या परिभाषा होती है ना। तो सिंचाई की जो परिभाषा होती है वो हम लिख लेते हैं। निश्चित अंतराल पर निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है ना। आगे देखते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है भाई, सभी को होती है ना। अपन को भी होती है, मनुष्यों को भी होती है, जीवों को भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे के वृद्धि है ना और परिवर्धन है ना, फैलाव के लिए किसका, जल का विशेष महत्व होता है ना। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी कि पेड़ जो होते हैं है ना, वो पेड़ जो होते हैं वो पानी का अवशोषण यानी ग्रहण कहाँ से करते हैं, जड़ों के द्वारा है ना। पेड़ों में जो जगह होती है उसके द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। बिल्कुल होता है भाई, होता है कि नहीं होता है। हमारे शरीर में भी 90% से भी ज़्यादा जल होता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। भाई देखो, बीजों का अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क का मतलब ठंडा है ना। आगे देखते हैं भाई। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक जगह से बदलकर दूसरी जगह ले जाना या जाना। देखो भाई, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है ना भाई। देखो भाई, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए है ना, फसल की ठीक ठाक और सही वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, मिट्टी की नमी होना। फसल अच्छी उत्पन्न हो है ना, अच्छी उसकी पैदावार हो है ना, तो उसके लिए क्या, फसल स्वस्थ रहे उसके लिए क्या होना चाहिए, मिट्टी में नमी होना चाहिए है ना। आगे देखते हैं भाई। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना, क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल यानी कुछ समय के पश्चात है ना। जैसे मान लिया जाए कि 8 दिन 15 दिन है ना, या 1 महीने के अंतराल के बाद क्या देना, जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं
ऋतु में भिन्न होता है। देखो भाई, सिंचाई का जो समय होता है वो अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है ना, और मिट्टी के अनुसार होता है ना। मान लो काली मिट्टी है तो उसका अलग होता है, भूरी मिट्टी है तो उसका अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? वाष्पन यानी सोचना है ना। आगे देखो भाई, बूझो क्या कह रहा है, बूझो को सुन लेते हैं ना। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। कौन? बूझो। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। देखते हैं भाई आगे। सिंचाई के स्रोत है ना, सिंचाई के स्रोत सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कुआं है ना, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध, नहरें आदि जल के स्रोत हैं। भाई जल के स्रोत याद रखना, कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि 1 नंबर का होता है ना, कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कुआं हो गया है ना, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध और नहरें आदि। नेक्स्ट देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। भाई सिंचाई के तरीके 2 बताए गए हैं। पहला तो है पारंपरिक तरीका और दूसरा है आधुनिक तरीका, है ना। तो पहले पढ़ते हैं अपन सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके देखते हैं भाई। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। एक बार और ध्यान से देखना भाई, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर, कुओं, झीलों और नहरों में जो जल उपलब्ध है उस जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देखो भाई, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों के इस्तेमाल किए जाते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष, यानी कम दक्ष का मतलब सक्षम है ना। आगे देखो भाई, विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से होते हैं? जैसे मोट यानी गिरनी, चेन पंप है ना, ढेकली, रहट आदि, है ना। इसका डायग्राम दे रखा है किताब में, आप अच्छी तरह से देख ले हुए। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, है ना। ये तो पढ़े थे अपन ने सिंचाई के पारंपरिक तरीके, और अब इसके बाद में पढ़ते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। नेक्स्ट है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। सिंचाई की मुख्य विधियाँ कौन कौन से? पहली है छिड़काव तंत्र। जिसमें फसलों को पानी छिड़क कर जल दिया जाता है। देखते हैं छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि यानी खेत क्या होता है? इस प्रकार का होता है, असमतल, है ना।
इस प्रकार की जो भूमि होती है उसमें छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उधर पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। उधर यानी ऊंचे खड़े एकदम, है ना। उधर पाइपों यानी उधर छिड़काव तंत्र इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उधर पाइपों यानी खड़े पाइप, है ना। उधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों में देखते हैं नंबर 2, जिसका नाम है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। नेक्स्ट देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। हमें किस प्रकार से खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए। खरपतवार से सुरक्षा देखते हैं भाई। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। बूझो क्या कहता है देखते हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं भाई, नहीं उगाए जाते ना, वह अपने आप ही उग जाते हैं। आगे देखो, खेत में कहीं अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। एक बार फिर देखना इसको। खेत में कहीं अन्य अवांछित पौधे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई किसे कहते हैं भाई? खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो निराई कहलाती है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। आगे देखो भाई, खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या एरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है जिसे खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D है ना, 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। परंतु फसल को
कोई हानि नहीं होती है। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता के अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। आगे देखो भाई, बूझो क्या कह रहा है। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? पड़ता कि नहीं पड़ता भाई, ये जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के लिए समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही, एक बार और देखो भाई ना, जैसा कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कटाई। अब आगे भी फसल की कटाई। फसल की कटाई किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, है ना। देखते हैं कटाई। सभी का ध्यान किताबों में चाहिए है ना। देखें, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है ना। कटाई किसे कहते हैं? फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिसे हार्वेस्ट कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना। काटी गई फसल, हार्वेस्ट किसे कहते हैं भाई? हार्वेस्ट किसे कहते हैं? हार्वेस्ट एक यंत्र होता है ना, नए ज़माने का यंत्र है, फसल की कटाई करने के काम में आता है। ठीक है, आगे देखो। काटी गई फसल से बीजों एवं दानों को भूसे से अलग करना होता है जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग किससे कहते हैं? याद रखना, काटी गई फसल से बीजों को भूसों से अलग करना। काटी गई फसल को बीजों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के द्वारा भी किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप होता है। आगे देखो भाई, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। पहली देखो भाई क्या कह रही है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित हैं। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। देखो भाई, दानों को फटक कर अलग करना, है ना, विनोइंग कहलाता है ना। दानों को छोटे किसान क्या करते हैं? अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विनोइंग कहलाते हैं ना, विनोइंग कहते हैं, ध्यान रखना भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं भंडारण। फसल का भंडारण करेंगे भाई, है ना। फसल का क्या करेंगे? भंडारण। फसल कंप्लीट हो गई, अब फसल की कटाई भी हो गई, अब फसल का भंडारण करेंगे। देखते हैं भाई भंडारण क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से
सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल होती है साहब, है ना। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया हो यानी रख दिया गया हो तो उनके खराब होने अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे, जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है ना। अब देखते हैं जंतुओं से भोजन, इसको पढ़ लेते हैं ना। सारणी को आप खुद, है ना, ये सारणी आप खुद को पढ़नी है, ठीक है, ये सारणी आपको ही पढ़नी है। आगे देखते हैं आपने क्या सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखें आपने क्या सीखा। पहला, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है, बिल्कुल होता है साहब, है ना। आगे देखो, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में फसलों को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? रबी की फसल और खरीफ की फसल। अगला देखते हैं, जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। अगला देखें, बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक होता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। बुआई किसकी सहायता से की जाती है? सीड ड्रिल की सहायता से। अगला देखते हैं भाई, मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है, बिल्कुल वही साहब, है ना। आगे देखते हैं, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार, है ना। फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे उगते हैं, है ना, उसे खरपतवार कहते हैं। आगे देखो भाई, कटाई का अर्थ है क्या है भाई? कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना, ठीक है। कटाई का क्या अर्थ है? पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना कटाई कहलाता है ना। या कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को हाथों या मशीन की सहायता से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण आवश्यक होता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं।
पशुपालन किसे कहते हैं? पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। ये हो गया आपका लेसन समाप्त। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के नोट्स कल लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।